तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से श्रोडिंगर तरंग समीकरण का व्युत्पन्न किया जाता है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी स्टेप्स में है वो बिल्कुल इजी स्टेप्स में ही है और स्टेप बाय स्टेप है सारे डेरिवेशंस, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज मैं आपको श्रोडिंगर तरंग समीकरण का व्युत्पन्न एक अन्य तरीके से कर दिखाता हूँ। ठीक है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये व्युत्पन्न आसान रहेगा। तो शुरू करते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक अल्टरनेटिव फॉर्म में। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी कण या इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? कुल ऊर्जा की टोटल एनर्जी ये किसके बराबर हो गया? गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान होता है हाफ mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा हो गई। इस इक्वेशन में n जो है वो क्या होगा? मास ऑफ पार्टिकल, जो भी कण लिया है हमने उसका द्रव्यमान, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया आपका स्मॉल v, कण का वेग। गतिज ऊर्जा हाफ mv² को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। हाफ mv² को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए, दिस इक्वल टू, अब यहां पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे m से। आपका 1/2 जो है वो तो है। इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर mv का होल स्क्वायर और नीचे क्या रह गया आपका 2m। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दे ब्रोगली के अनुसार, यहां यूं कहें कि दे ब्रोगली समीकरण जो दिया था उसके अकॉर्डिंग लैम्डा जो है किसके बराबर होता है? h/mv। h क्या है यहां पर? प्लांक स्थिरांक। ठीक है, प्लांक स्थिरांक। m मास ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v है, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम mv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? mv इक्वल टू h/लैम्डा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और mv का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? h² लैम्डा का स्क्वायर। दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया। अब यदि हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन, मान लिया ये 2 है, समीकरण नंबर 1 और 2 का उपयोग करें, तब हाफ mv² किसके बराबर हो जाएगा? टेल मी। हाफ mv² किसके बराबर है? mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। mv का होल स्क्वायर किसके बराबर है? h² अपॉन λ²। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? ये h² अपॉन 2m λ²।
लेमडा स्क्वायर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अतः समीकरण नंबर 3 से कुल ऊर्जा क्या हो गई हमारी? कुल ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा मतलब h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा v। ठीक है, और इसी इक्वेशन से अगर हम बात करें h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? E माइनस v। ये v LHS की ओर चला जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम बात करते हैं चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स का। क्लासिकल वेव मैकेनिक्स के अनुसार हमने देखा था क्या इक्वेशन था? del 2 psi अपॉन del x2 प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर psi इक्वल टू 0। ठीक है, यही था क्लासिकल वेव मैकेनिक्स। इसको हम लिख दिए हमारे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5। ये जो क्लासिकल वेव मैकेनिक्स में सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करना, और हम एक्स डायरेक्शन की सिर्फ एक्स अक्ष की ओर बात करें तब है। अतः इक्वेशन नंबर 4 से, इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, यहां से ये किसके बराबर जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, e माइनस वी तो है इधर, 2m चल जाएगा ऊपर और नीचे h²। ठीक है, यही मिलेगा। इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 6। अतः समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 की तुलना करने पर, या यूं भी हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 6 से समीकरण नंबर 5 में रखने पर हमें क्या मिलेगा? del 2 psi अपॉन del x2 प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर जगह हम क्या रख देंगे? हम e माइनस v 2m h²। और यहाँ पर क्या है? 4 पाई स्क्वायर है, तो 4 पाई इंटू 2m अपॉन h² मतलब 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h² e माइनस v psi इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका आ गया श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक विमीय एक्स अक्ष में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण जो 7 है वो एक विमीय एक्स अक्ष की ओर गतिमान श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। इसको अगर हम त्रिविमीय समीकरण के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? तीनों में आ जाएगा, जैसे एक्स डायरेक्शन में था वैसे वाई डायरेक्शन में, उसी प्रकार से जेड डायरेक्शन में। तो तीनों को हम लेके एक साथ इकट्ठा कर लें तो del 2 psi अपॉन del x2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h² e माइनस v psi इज इक्वल टू सॉरी ये थोड़ा सा हो गया, यहाँ पे सारे आ जाएंगे। त्रिविमीय की बात कर रहे हैं अब हम। तो त्रिविमीय समीकरण में जैसे यहाँ del 2 psi अपॉन del x2 है, इसी प्रकार से del 2 psi अपॉन del y2 y डायरेक्शन के लिए, इसी प्रकार से del 2 psi अपॉन
डेल जेड टू जेड डायरेक्शन में, तीनों ही अक्षों को हम एक साथ करें तो इस प्रकार से हमारा ये श्रोडिंगर समीकरण प्राप्त हो जाता है, जो कि त्रिविमीय है और समय अनाश्रित है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में प्राप्त किया था। तो ये श्रोडिंगर समीकरण है जो कि समय अनाश्रित है। यहाँ समय का कोई पद नहीं है। यह तरंग यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस समीकरण के हल से तरंग फलन साई का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण का व्युत्पन्न कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म है। ओके, इसमें कोई आपको दिक्कत या तकलीफ नहीं आना चाहिए। अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर समीकरण को अन्य रूपों में लिखने की। वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हमने व्युत्पन्न किया है एक अलग तरीके से। और आज हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण को ऑपरेटर्स के फॉर्म में भी लिख के दिखाएंगे कि किस प्रकार से होता है। तो श्रोडिंगर जो तरंग समीकरण था हमारा, वो क्या था? डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड टू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यह है हमारा श्रोडिंगर समीकरण, त्रिविमीय और समय अनाश्रित। समय का कोई भी पद यहाँ पर नहीं है। इसी इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड टू इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। ठीक है, क्या किया हमने? लेफ्ट टू राइट साइड में शिफ्ट कर दिया इसको। ठीक है, यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जो भी ये स्थिर पद हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से है। ठीक है, माइनस का गया और हमारे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? यही है, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड टू और इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे? ई माइनस वी साई। ठीक, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? v को भी इसको शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो v को शिफ्ट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड टू प्लस वी, और वी के साथ क्या आएगा? साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, अब यहां से हम देख रहे हैं तो साई को कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में साई को अगर हम कॉमन ले लें
तो कैसे हो जाएगा ये, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू प्लस वी, और इसके बाद आ गया आपका साई। यहाँ पे बड़े ब्रैकेट का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ पर ये छोटे ब्रैकेट, और ये जो है आपका माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, इसको हम यूँ लिख सकते हैं माइनस 8 साइलेंट का स्क्वायर अपॉन 2m। अब ये क्या हुआ, एक नई राशि है h साइलेंट, इसका मान होता है h अपॉन 2 पाई। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर को हम एच साइलेंट से प्रतिस्थापित कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, एच साइलेंट का स्क्वायर अपॉन 2m। क्या बोलते हैं इसको, एच साइलेंट, कांस्टेंट टर्म है ये भी, ठीक है। तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गया, और दिस इज इक्वल टू ई साइड तो है ही अपना राइट हैंड साइड में, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म में माइनस एच साइलेंट अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, बाहर क्या आ जाएगा यहाँ पे, साई इज इक्वल टू ई साई। यहां जो डेल स्क्वायर है इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर, संकारक, ठीक है। डेल स्क्वायर को हम बोलते हैं लैप्लासियन संकारक, और डेल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू। इसका तात्पर्य है डेल स्क्वायर, और इसको बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर संकारक, ठीक है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसी को और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। इस प्रकार से भी हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लिख सकते हैं लैप्लासियन संकारक के फॉर्म में, ठीक है। तो दो तरीके से हो गया, एक तो ये है और दूसरा इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एक नए संकारक जिसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन संकारक। ये मिटा दे पहले, फिर आगे हम बात करते हैं हैमिल्टोनियन संकारक, ठीक है। तो यहां जो ये फिगर है आपका, ये इस राशि को बोलते हैं हैमिल्टोनियन संकारक, अर्थात माइनस एच साइलेंट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v। ये जो बड़े ब्रैकेट में राशि है इसको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन संकारक, और इसको व्यक्त करते हैं h के ऊपर ये कैप लगाना, ठीक है। ये क्या है,
हैमिल्टोनियन संकारक, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में श्रोडिंगर तरंग समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं? एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। ये भी हमारा एक श्रोडिंगर तरंग समीकरण का ही रूप है। तो हमने देखा श्रोडिंगर तरंग समीकरण का एक रूप तो ये हो गया लैप्लासियन ऑपरेटर के रूप में। लैप्लासियन ऑपरेटर के रूप में हम दूसरा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण को, और हैमिल्टोनियन संकारक के रूप में हम इस प्रकार से श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल। ओके, थैंक यू।